हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे हैं। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट, या फिर इसको कोर्स भी कह सकते हो। बहुत बड़ा तो कोर्स नहीं रहने वाला है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है अगर आप जावा में काम कर रहे हो, स्प्रिंग बूट में काम कर रहे हो तो। अब सबसे पहले इस पूरे प्लेलिस्ट या कोर्स का एजेंडा बता देता हूँ। आप चाहे इसको प्लेलिस्ट बोलो चाहे कोर्स बोलो, एक्जैक्टली हम इसमें काफ़ी कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट का एजेंडा ये रहने वाला है कि हम लोग एपीआईज को बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट फ्लक्स। जी हाँ, हम लोग रिएक्टिव प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। बट हमारा टारगेट सिर्फ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को समझना नहीं है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट वगैरह में, उसके हेल्प से हम कैसे एपीआईज को बना सकते हैं। फिर अगर एपीआईज बन गई तो उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे हम फ्लक्स पे यूज कर सकते हैं, ये सब चीज है। तो भाई बहुत मजा आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपने बाकी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो हमने बहुत सारी जावा से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप जाकर के देख सकते हो। ओके, तो यार बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए हुए चले भाई स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है। आगे धीरे धीरे हम लोग स्प्रिंग बूट वगैरह में रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करेंगे और जो नया तरीका है उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बस यार हमारे साथ आपको रहना है, मैं सारी चीज़ आपको सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा इस चैनल पे। ठीक है, चले भाई रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है। अब आपको बस चीज़ें समझनी है, याद नहीं करनी। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आपको चीज़ें समझनी है, दैट्स इट। अगर आप एक बार चीज़ समझ जाओगे तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप वैसे ही काम कर लोगे। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग अगर मैं बताऊँ, रिएक्टिव इसका नाम ही है, रिएक्टिव मतलब कुछ रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बंदा खड़ा है और आप लड़ाई हो जाती है और आपने उसको थप्पड़ जड़ दिया। अब थप्पड़ जड़ दिया तो सामने वाला क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तुरंत। हो सकता है कि तुरंत आपको थप्पड़ मिल जाए और हो सकता है 10 मिनट बाद सोचने के बाद आपको थप्पड़ मिल जाए समझ लो। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में यही है कि आप क्या करोगे, किसी को सब्सक्राइब कर लोगे और वो जब नोटिफिकेशन भेजेगा तो आप तक पहुंच जाएगा, या वो जब इवेंट जनरेट होगा या इवेंट फ्लो होगा तो आप तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। ठीक है, रिएक्टिव मीन्स कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ नहीं करनी है। रिएक्टिव इज एक्चुअली जब चीज़ें रिएक्ट होंगी, जैसे आपने कुछ काम कर दिया, अब वो काम कर दिया, वो काम हो रहा है, अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जब वो काम हो जाएगा दैट मीन्स दैट रिएक्ट्स टू यू, वो रिएक्ट होगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई तब तक आप दूसरा भी काम कर रहे हो। तो इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इज अ डिजाइन पैटर्न। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग एक डिजाइन पैटर्न है। थोड़ा आइडिया तो मैंने दे ही दिया होगा आपको, इतना तो पता चल गया। ठीक है, एक डिजाइन पैटर्न है दैट फोकसेस ऑन एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग डेटा स्ट्रीम्स टू हैंडल डेटा एंड इवेंट्स। तो इसमें डेटा और इवेंट्स को हैंडल करने के लिए दो ही चीज़ होती है, डेटा और इवेंट्स। डेटा और इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम्स। स्ट्रीम यूज़ होगी नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस, ये दो वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में। अगर आपको रिएक्टिव प्रोग्रामिंग समझना है तो ये दोनों वर्ड्स आपको समझने हैं। डिज़ाइन पैटर्न तो आप समझ गए कि ये एक्चुअली पैराडाइम है या डिज़ाइन पैटर्न है, मतलब इस तरीके से कोडिंग करने का एक तरीका है, कह सकते हैं कोडिंग करने का एक तरीका है। इस तरीके में हम लोग एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग डेटा स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं डेटा और इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम समझेंगे एसिंक्रोनस और ब्लॉकिंग का मतलब क्या है विद एग्जांपल। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि एसिंक्रोनस का मतलब आपको वेट नहीं करना, या फिर जो थ्रेड काम कर रहा है उसको वेट नहीं करना। उसको कुछ मिला, उसने डेलीगेट किया सामने वाले को, मतलब जो काम कर रहा है उसको डेलीगेट किया, तब तक वो वेट नहीं करेगा, जब तक वो काम होगा वो तब तक दूसरा रिसीव कर सकता सामान। जैसे आप एग्जांपल हो वेटर। ठीक है, आप किसी होटल में जाते हो और होटल में क्या होता है कि होटल में जो वेटर होता है वो आपसे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर की रिक्वेस्ट या ऑर्डर लेगा और वो पीछे किचन में दे देगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो किचन में उसने दे दिया तो वो वेट करता रहेगा जब तक ऑर्डर प्रिपेयर होगा। ऐसे तो भाई ब्लॉकिंग हो जाएगा ना, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉकिंग नहीं है, वो आपका ऑर्डर दे देगा और ऑर्डर देने के बाद सिंपली जैसे ही आपका ऑर्डर दे दिया उसने, उसके बाद वो और भी मल्टीपल ऑर्डर्स ले सकता है। समझ लो, आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है तब तक वो उसने 5 ऑर्डर और ले लिए। जब ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा तब पीछे से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई हमारा काम हो चुका है और ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, ले जाके दे दो, तो वो ले जाके दे देगा। दैट मीन्स जो थ्रेड है या जो वेटर है वो वेट नहीं कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग, ब्लॉक नहीं हो रहा है और एसिंक्रोनस मतलब वेट नहीं कर रहा है। अब आप आगे और समझिएगा धीरे धीरे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से हमारे एप्लीकेशन की एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी दोनों बढ़ जाएंगी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब ऑब्वियसली बात है कि कोई भी थ्रेड है उसको वेट नहीं करना पड़ा है अब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि अब हमें यहाँ पे हमारा जो थ्रेड लिमिट होता है, थ्रेड तो हमें उतने ही मिलते हैं, तो थ्रेड अब ज़्यादा काम कर पाएगा। दैट मीन्स अब उतने ही थ्रेड अब और भी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। दैट मीन्स एप्लीकेशन स्केलेबल भी हो जाएगा, एफिशिएंसी तो बढ़ी जाएगी। बात समझ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 आदमी है, एक खाना बना रहा है और एक रिक्वेस्ट ले रहा है आपके होटल में। तो अब क्या होगा कि अगर जो रिक्वेस्ट ले रहा है उसने एक रिक्वेस्ट लिया, फूड का ऑर्डर लिया और पीछे बनाने वाले को बता दिया वो खाना बना रहा है, तब तक उसने दूसरा रिक्वेस्ट लिया, पीछे वाले को दे दिया, खाना बना रहा है।
समझ रहे हो? तो वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी जैसे जैसे खाना प्रोसेस होता जाएगा, दूसरा बंदा जैसे जैसे प्रोसेस करता जाएगा वो देता जाएगा। दैट मीन्स हम मल्टीपल रिक्वेस्ट को और भी हैंडल कर सकते हैं, और भी ज़्यादा। एक थ्रेड कई रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है बिना ब्लॉक हुए। बात समझ रहे हो? चलो भाई इसको थोड़ा सा और समझते हैं। बात करते हैं सिंक्रोनस एंड ब्लॉकिंग। पहले एक ट्रेडिशनल तरीका फॉलो बात करते हैं, मतलब थोड़ा पुराना तरीका जो फॉलो होता था, ठीक है। अभी भी फॉलो होता है, ऐसा नहीं फॉलो होता है, बट आपके प्रोजेक्ट के यूज़ के हिसाब से ये सिंक्रोनस ब्लॉकिंग, ये सिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग, ये सब चीज़ बदलती रहती है कि आपका प्रोजेक्ट का एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, ठीक है। तो अब देखो, इसको थोड़ा समझने के लिए हम पूरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास क्लाइंट है एंड हमारे पास सर्वर है। दिस इज इक्वल सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं और भी तरीके से समझा सकता था, जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया उससे भी समझा सकता था, ठीक है। लेकिन बात समझिएगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो वहाँ भी ये एग्जांपल आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक समझ लो, हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है जो नॉर्मल हम लोगों ने स्प्रिंग एमबीसी से बनाया है, या नॉर्मल जावा का एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है जो सर्वलेट से जेएसपी से बना हुआ है। उसमें क्लाइंट है। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, हमारा सर्वर पे चल रहे हमारे वेब एप्लीकेशन को क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट क्लाइंट ने हिट कर दिया। अब क्लाइंट ब्राउजर भी हो सकता है, हिट कर दिया। अब आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर कौन वो बंदा होता है, कौन वो मसीहा है जो रिक्वेस्ट को लेगा? आप सोच के बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या होता है कि थ्रेड को, क्या होता है यहाँ पे बात समझिए, क्लाइंट की जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं जावा में, क्या है कि उसके लिए एक थ्रेड एलोकेट हो जाता है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। 2 रिक्वेस्ट आई तो 2 थ्रेड, 3 रिक्वेस्ट आई तो 3 थ्रेड, मतलब हर एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, हर एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट हो जाता है अपने आप से, ठीक है। तो ये पुराना सिंक्रोनस तरीका मैं बता रहा हूँ। एक थ्रेड एलोकेट हो गया इस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, थ्रेड ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और थ्रेड ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए दे दिया। रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, आपकी प्रोसेस हो रही है, और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में 30 मिनट लग रहा है, समझ 30 मिनट का टाइम लग रहा है, आधा घंटा। अब क्योंकि ये सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग है, तो ब्लॉकिंग मीन्स इसने क्या किया, इसने चीज़ों को ब्लॉक कर दिया है। अब ये थ्रेड ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉकिंग ये ब्लॉक है, ये 30 मिनट तक थ्रेड बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा जब तक वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर वापस नहीं भेज देता। दिस इज एक्चुअली ब्लॉकिंग। तो आफ्टर 30 मिनट बाद ये थ्रेड वेट कर रहा था, सो रहा था, मतलब मजे कर रहा था, इसको उधर से रिस्पॉन्स मिलेगा आफ्टर 30 मिनट बाद। 30 मिनट तक उसने वेट किया, हो सकता था 30 मिनट तक वो कुछ और काम कर सकता था भाई, तो 30 मिनट तक वो वेट किया। 30 मिनट बाद जब उसको रिस्पॉन्स मिला, प्रोसेस हो गया, काम हो चुका, तब क्या होगा, उसने रिस्पॉन्स भेज दिया। सेम चीज़ फॉलो होगी सारे थ्रेड्स के साथ। दूसरे थ्रेड भी जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे वो भी क्या कर पाएंगे, वेट करेंगे जब तक प्रोसेसिंग हो रही है। ऐसे ही मल्टीपल थ्रेड्स जितने भी आपके एप्लीकेशन में थ्रेड एलोकेट हो रहे हैं, वो सारे ये काम करेंगे, वो वेट करेंगे, ब्लॉक करेंगे जब तक उनकी प्रोसेसिंग हो रही है। हो सकता है कोई डेटा एक्सेस कर रहे हो आप, डेटा सोर्स से आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे वो वेट करते रहेंगे। बात समझे? तो ये होता है ब्लॉकिंग, ये ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग सिंक्रोनस तरीका बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम लोग यूज़ भी तो करते थे, जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो वो घूमता रहता है, वो उसने एक्चुअली ब्लॉक कर दिया होता है थ्रेड को समझ पा रहे हो आप? तो ये एक ब्लॉकिंग तरीका है जिसको हम लोग सिंक्रोनस वे बोलते हैं, सिंक्रोनस तरीका भी है, ठीक है। इसकी जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आप सोच लो बहुत सारी आएंगी। प्रॉब्लम मीन्स कि यार देखो, प्रॉब्लम पहले क्या होगा कि जैसे थ्रेड के पास रिक्वेस्ट गई तो थ्रेड वेट कर रहा है भाई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके थ्रेड क्रिएट होते रहेंगे। अब आपके पूरे एप्लीकेशन में जो थ्रेड है उसकी लिमिट होती है, थ्रेड पूल में लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड्स ही क्रिएट हो सकते हैं। सपोज n थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे, 20 थ्रेड मान लो, एक लिमिट एवरेज मान लो 20 थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके सिस्टम, आपके सर्वर पे 2 लाख थ्रेड हो, बट उसकी एक लिमिट है कि आपके एप्लीकेशन को उतने ही थ्रेड मिलेंगे। तो अभी मान लें हमारी जो एप्लीकेशन दिख रहा है सामने, उसमें 20 थ्रेड है। अब 20 थ्रेड मतलब 20 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 थ्रेड 4 ऐसे करके हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज जो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो 30 मिनट ले रही है, तो 30 मिनट में 20 थ्रेड ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो जब तक थ्रेड 1 फ्री नहीं हुआ तब तक नई रिक्वेस्ट आप हैंडल करवाओगे। दैट मीन्स ये जो तरीका है, नया थ्रेड हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं थ्रेड की हेल्प से, बट ये काफ़ी आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को पुअर कर देता है क्योंकि थ्रेड लिमिटेड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस पुअर होती जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड थ्रेड्स हैं। तो क्यों ना हम थ्रेड को वेट ना करा के हम कहें भैया रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए दे दी, बाकी तुम थ्रेड दूसरा काम करो जब तक आप वेट करो। 30 मिनट तक आप वेट कर रहे थे, तब तक आप दूसरा काम कर लो। तो इसी का सोल्यूशन आया एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग वे। इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग में क्या है गाइस, इसमें भी क्लाइंट सर्वर है, बट इसमें बस आप बात समझिएगा। इसमें क्या है, रिक्वेस्ट 1 गई थ्रेड 1 के पास, थ्रेड 1 ने प्रोसेस करने के लिए डाल दिया, या प्रोसेस कर रहा है थ्रेड 1, प्रोसेस करने के लिए डाल दिया।
ठीक है, अब क्या हुआ कि 30 मिनट लग रहे हैं, लेकिन ये थ्रेड 1 वेट नहीं करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट आई, थ्रेड 1 ने एक्सेप्ट कर लिया, समझे। 30 मिनट तक इसने वेट नहीं किया, इसने रिक्वेस्ट 1 को एक्सेप्ट किया, प्रोसेस काम हो रहा है, थ्रेड 1 के पास दूसरी रिक्वेस्ट आ गई, थ्रेड 1 ने दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट जब ये नोटिफाई किया जाएगा, आफ्टर 30 मिनट जब ये नोटिफाई किया जाएगा कि काम हो चुका, तो उसको एक इवेंट पब्लिश हो जाएगा कि हाँ भाई कंप्लीट हो चुका है, आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन ये क्या करेगा, देन ये रेस्पॉन्स दे देगा, अगर फ्री रहेगा, अदरवाइज कोई दूसरा थ्रेड भी दे सकता है इसके बल पे रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये थ्रेड, बट आप इस थ्रेड की बात करो। और एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग में फिर से यही सारे थ्रेड के लिए होगा, तो आप सोचो कितने थ्रेड यार, कितना परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, मैं बैक चलता हूँ, रिक्वेस्ट आई, इसने क्या किया, थ्रेड 1 ने एक्सेप्ट किया, प्रोसेसिंग पे डाल दिया, अब खाना बन रहा है, प्रोसेस हो रही रिक्वेस्ट, हो सकता है 30 मिनट लग रहा है, एक एवरेज टाइम 30 मिनट लग रहा है हमारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, तो थ्रेड 1 वेट नहीं करेगा, थ्रेड 1 क्या करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट आई और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तीसरी रिक्वेस्ट आएगी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तू दूसरे को प्रोसेस पे डाल के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इसका एक्सेप्ट करता जाएगा, और काम करने वाले थ्रेड अलग होंगे, या वो प्रोसेस में बैकएंड में काम होता रहेगा बैकग्राउंड में। वो सपोज आईओ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, आईओ थ्रेड हो सकता है कर रहा हो, बात समझ पा रहे हो। तो ये होता है एसिंक्रोनस का मतलब, यहाँ पे वेटिंग नहीं हो रही है, रिक्वेस्ट आई, थ्रेड 1 ने रिक्वेस्ट डाल दिया प्रोसेस के लिए, थ्रेड 1 फ्री है, दूसरी रिक्वेस्ट आई, थ्रेड 1 ने एक्सेप्ट किया, तीसरी रिक्वेस्ट आई, थ्रेड 1 ने फ्री किया। आफ्टर जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको इवेंट मिल जाएगा, इवेंट जनरेट होगा, मतलब इवेंट पब्लिश हो जाएगा, और आपने क्योंकि उसको दिया था, तो आपने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, वो रेस्पॉन्स देगा। सो दिस इज एक्चुअली अ नॉन ब्लॉकिंग, एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग। और अभी हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में यही तरीका पढ़ रहे हैं, एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग। दैट मीन्स ये आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में यही एग्जैक्टली हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट एक्चुअली इज रिएक्टिव प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड, ठीक है। भाई साहब आप बात समझ गए, और अगर बात समझ गए तो आप हिट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एक्चुअली रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। तो अब हम उसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इज एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग। अब मुझे लगता नहीं इस चीज़ को समझाने की जरूरत है, ठीक है। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में सिंक्रोनस तरीका नहीं फॉलो होता, एसिंक्रोनस तरीका है। आप पब्लिशर को सब्सक्राइब कर लो, वो जैसे जैसे इवेंट्स पब्लिश करेगा आपको चीज़ें पहुंचती रहेंगी। या रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कह सकते हैं कि एग्जांपल और मैं दूं तो यूट्यूब है, आप क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, आपको वहाँ से इवेंट को पब्लिश किया जाता है, आपको मिलता रहता है, जैसे वीडियो आती है इवेंट जनरेट होता है, पब्लिश होता है, और आपके पास ये मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइबर हो और वो पब्लिशर है जो वीडियो को पब्लिश कर रहा है, तो जैसे ही वीडियो पब्लिशर पब्लिश करेगा, आप सब्सक्राइबर हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। यही है एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग। कुछ वैसा ही आर्किटेक्चर यूट्यूब भी फॉलो करता है, ठीक है। और अगर आपने एंगुलर वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ये सब चीज़। चलो एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग हमने पीछे पढ़ा है वीडियो के अंदर, आप नहीं समझा तो एक बार और देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फंक्शनल स्टाइल ऑफ कोडिंग करते हैं, लैम्डास को यूज़ कर रहे होते हैं। दैट मीन्स हम लोग मैप यूज़ करेंगे, फिल्टर यूज़ करेंगे, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम 99% फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ कर रहे होंगे कि भैया हम लोगों ने चेनिंग करें, मेथड चेनिंग किया कि हमारे पास एक स्ट्रीम है, क्योंकि डेटा जो है वो स्ट्रीम, जो भी इवेंट्स और डेटा है वो सब एज अ स्ट्रीम ही हैंडल होंगे ना, तो हम लोग ज़्यादातर स्ट्रीम को हैंडल करने के फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैम्डास यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी लैम्डास यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रीम और डेटा है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग एग्जैक्टली उस स्ट्रीम ऑफ डेटा पे लगा पाएंगे मैप, फ्लैट मैप, फिल्टर, ठीक है, ये सब चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोड लिखने में भी बहुत आसानी होगी, डेवलपर बहुत आसानी से और एफिशिएंटली कोड लिख भी पाएगा, इसका ये भी फायदा होगा, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा फ्लो एज अ इवेंट ड्रिवन। तो यहाँ पे डेटा ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हो, आपने कोई फंक्शन कॉल किया और आप वेट कर रहे हो या आपका थ्रेड वेट कर रहा है और उसको एज इट इज डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी डेटा होगा एज अ इवेंट ही फ्लो होगा। आपने काम करने के लिए कोई मेथड कॉल किया तो आप वेट नहीं कर रहे, आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो वहां से इवेंट ही जनरेट होगा और इवेंट के अंदर ही इवेंट ही एज अ डेटा फ्लो एज अ इवेंट ही करेगा। इसमें इवेंट ही वहां से आएगा कि भैया कंप्लीट इवेंट जनरेट कर दिया उसने, और यहाँ पे आपको वो पता चलेगा हाँ भाई कंप्लीट इवेंट पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे डेटा फ्लो होगा एज अ इवेंट ड्रिवन, हमेशा इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक प्रेशर ऑफ डेटा स्ट्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि रिसीवर है और सेंडर है, जो कॉल कर रहा है और जो जहाँ कॉल हो रही है, मतलब कह सकते हो पब्लिशर है सब्सक्राइबर है। बैक प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला डेटा भेज रहा है या डेटा सोर्स से डेटा आ रहा है, तो अगर आप
कि जो कैपेसिटी है वो ओवर हो रही है, मतलब आप उतना डेटा नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि भैया हमें सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए, बारी बारी से इतना इतना भेजो। बैक प्रेशर सपोर्ट फीचर को सपोर्ट करेगा। तो जो डेटा कॉल कर रहा है वो बता सकता है कि हमें इतना ही डेटा चाहिए, तो इतना करके डेटा भेजो, ठीक है। बैक प्रेशर लगा सकता है। तो अगर डेटा फ्लो ज़्यादा हो गया तो आप बैक प्रेशर वाला फीचर यूज़ कर लो, उसमें बता दो कि भैया हमें इतना ही डेटा चाहिए, तो क्या होगा कि सब्सक्राइबर को उतना ही डेटा मिलेगा पब्लिशर से, ठीक है। तो इसमें पूरा मॉडल फॉलो होता है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इस कोर्स के या इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। ये 4 जो इंपॉर्टेंट थी, ये एक्चुअली रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे आगे अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में, अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, चाहे वो हम बुक एप्लीकेशन बनाएं, चाहे यूज़र एप्लीकेशन बनाएं, चाहे प्रोफाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाएं। लेकिन यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे हम सिक्योरिटी लगाएं, तो एक्जैक्टली हम उसमें सिक्योरिटी भी लगाएंगे। ओके, चलो भाई इस वीडियो करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। बहुत सारे लोग एक्चुअली गाइस कह रहे थे कि सर आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता दिए कि आपको छोटी वीडियो चाहिए कि लंबी वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आप उस हिसाब से बता दीजिए। बाकी आप इस सीरीज़ को भी सपोर्ट करने के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हमारे एंड्रॉइड का कोर्स तो चल ही रहा है, तो आप एंड्रॉइड कोर्स भी एक्सेस कर सकते हो और ये सीरीज़ भी एक्सेस कर सकते हो। एंड आप सपोर्ट करोगे तो हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे बैकएंड के लिए। ओके, चलिए भाई मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।